हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन अड्डा पे। तो आज की क्लास में 12th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव विकास, इससे संबंधित हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आज करने वाले हैं। आज ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम है, इसी वजह से ये क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रहा है। अन्यथा क्लास जो है लाइव होती है और लाइव में हम आपसे बात करते हैं, आपके क्वेश्चंस का जवाब देते हैं। तो आज के लिए सिर्फ ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी। आगे के जो भी क्लासेस होंगी वह सब लाइव में होने वाली है। बस इस क्लास को थोड़ा-सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। मतलब कहने का अर्थ है कि ये क्लास अभी आप लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट देख लीजिए, ठीक है? तो सीधा-सीधा जो है क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। उससे पहले मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग सेशन को शेयर भी करेंगे ताकि दूसरे बच्चे जो हैं उनको भी सेशन का लाभ मिल सके, क्योंकि आप लोग शेयर बहुत कम कर रहे हो, तो इसलिए प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर जरूर करना है इस सेशन को आप। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। हमारा जो है पहला प्रश्न है, यह जो है विकास क्या है? कुछ ही प्रश्न उत्तर है इसमें, बहुत ज्यादा प्रश्न उत्तर नहीं है और बहुत ज्यादा प्रश्न उत्तर पूछे भी नहीं जाते, बनते भी नहीं है, ठीक है? तो पहला प्रश्न है हमारा, विकास क्या है? ठीक है? और इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि विकास क्या होता है। किसी भी समाज में कोई सकारात्मक परिवर्तन जो पृथ्वी और मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाता है, उसी को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। मानव को भी बेहतरी की ओर ले जाए, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी हो जाए, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं अगर प्रकृति की बेहतरी करनी है तो आप वृक्षों को लगाएं, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाएं, पानी को बचाएं, तो इससे हम प्रकृति को भी बेहतरी की तरफ ले जाएंगे। और स्वास्थ्य और शिक्षा जो जैसे एग्जाम्पल है, इससे भी हम मानव को बेहतरी की ओर ले जा सकते हैं। इसी को क्या कहा गया है? विकास कहा गया है। जैसे कि जीवन की गुणवत्ता, उपलब्ध अवसर है, स्वतंत्रता इत्यादि, ये सब के सब विकास के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे जो प्रकृति को और मानव दोनों को बेहतरी की ओर ले जाएंगे। आई होप ये प्रश्न क्लियर होगा। छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए आराम से देखना है और बहुत ही इसको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? दूसरा प्रश्न है, मानव विकास से आप क्या समझते हैं? मानव विकास जो है यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से शुरू होकर के मृत्यु तक चलती है। यानी कि जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही रहता है, तब से ही मृत्यु तक की जो प्रक्रिया है वह सब का सब मानव विकास के अंतर्गत आती है। इस प्रक्रिया में जो जन सामान्य है, यानी कि जो लोग हैं, उनके विकल्पों का विस्तार किया जाता है, जिससे मानव के जीवन को आसान और उन्नत बनाया जा सके। जन सामान्य के विकल्पों का विस्तार, सरकार नौकरियां दे सकती है या पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसे दे सकती है, बिजनेस करने के लिए पैसे दे सकती है, बिजनेस के लिए प्रशिक्षण दे सकती है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे जन सामान्य के विकल्पों का विस्तार किया जाता है, ठीक है? और ये सब के सब किस में आते हैं? मानव विकास में। और जैसे ही जन सामान्य के विकल्पों का विस्तार होगा, आपके पास विकल्प होंगे, तो आप अच्छे विकल्प की तरफ जाएंगे, ठीक है? अगर मान लीजिए आप अगर जॉब करते हैं और आपकी सैलरी कम है तो वैसी जगह पर आप ढूँढने की जॉब जॉब कोशिश करेंगे जहाँ पर आपको अच्छी हैंडसम सैलरी मिलती हो। जिससे क्या होगा? आपके पास पैसे आएँगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी और आप चीज़ों को खरीद सकते हैं। गर्मी के दिनों में पंखा में आप रहते हैं, हो सकता है अगर सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है तो आप एसी खरीद लेंगे। आपका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा इससे। तो यही क्या है? मानव विकास है। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? ठीक है? पूछ रहा है विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? तो विकास तथा वृद्धि दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं, या हम ऐसे लिखेंगे, विकास और वृद्धि में अंतर निम्नलिखित है। एक तरफ आप वृद्धि और दूसरी तरफ क्या लिखेंगे? विकास लिखेंगे। वृद्धि जो है मात्रात्मक एवं मूल्य निरपेक्ष होती है, वहीं विकास गुणात्मक तथा मूल्य सापेक्ष होता है। इस दोनों का अर्थ क्या होता है? इसके लिए आपको चैप्टर पढ़ाया गया है, चैप्टर 3 जिसका नाम है मानव विकास, जिसका क्या नाम है? मानव विकास। इस चैप्टर को आपको देखना पड़ेगा। चैप्टर 2 पार्ट में पढ़ाई गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके। अगर आप देखेंगे तो मानव विकास से संबंधित जितने भी आपके कंसेप्ट चैप्टर में है, ठीक है, बुक में है, ये सभी आपको क्लियर हो जाएँगे और आपको फिर दोबारा कोई वीडियो या कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आप जाकर के ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है? दूसरा है, यह जो है वृद्धि ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों होती है, जबकि विकास केवल और केवल धनात्मक होता है, ठीक है? एक समय अवधि में
जो वृद्धि है ये परिवर्तित हो जाती है और विकास भी एक समय अवधि में क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी कि एक समय के बाद दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र कौन से हैं? तो मानव विकास के लिखना भी आपको एग्जाम में ऐसे ही है। मानव विकास के 3 मूलभूत क्षेत्र निम्नलिखित हैं। कौन-कौन से हो जाएँगे? एक तो हो जाएगा स्वास्थ्य, दूसरा शिक्षा और तीसरा संसाधनों तक पहुँच। अगर किसी देश की जनसंख्या को ये तीनों चीज़ें मिल रही हैं, अच्छा स्वास्थ्य भी मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रहा है और संसाधनों तक पहुँच यानी कि उनकी आमदनी इतनी ज़्यादा है कि वो चीज़ों को खरीद सकते हैं, तो उस देश का मानव विकास सूचकांक में जो स्कोर होगा वो ज़्यादा होगा। जहाँ पर इन तीनों की कमी है, वहाँ पर ज़ाहिर-सी बात है उस स्कोर में कमी आएगी। क्लियर है यहाँ तक? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अगला प्रश्न है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए अथवा मानव विकास के 4 स्तंभ हैं, यह कौन से हैं? तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक, या ऐसे लिखिएगा मानव विकास के 4 प्रमुख घटक या फिर ऐसे लिखिएगा मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभों के नाम निम्नलिखित हैं। वो कौन-कौन से हो जाएँगे? ठीक है, कौन-कौन से हो जाएँगे? पहला क्षमता हो जाएगा, दूसरा सतत पोषणीयता हो जाएगा, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण हो जाएगा। और इसका भी डिटेल में आपको जानकारी चाहिए तो आप चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ सके। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का भी सेशन हो गया है, तो अगर आप में से किन्हीं स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो जाकर के देखिएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। मानव विकास का विचार किस प्रकार क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है? तो सबसे पहले हमें मानव विकास की परिभाषा पूछ रहा है, जो हम अभी कुछ प्रश्न पहले पहले दूसरे प्रश्न में डिस्कशन कर चुके हैं। सेम वही परिभाषा है। मानव विकास टॉपिक डालना और फिर लिख देना है इसकी परिभाषा। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भधारण से मृत्यु तक चलती है। इस प्रक्रिया में जन सामान्यों के विकल्पों का विस्तार किया जाता है जिससे मानव के जीवन को आसान और उन्नत बनाया जा सके। सेम टू सेम परिभाषा जो जो क्वेश्चन नंबर 2 में था वही परिभाषा यहाँ पर लिखी गई है। अब हमें आगे का जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव विकास का विचार किस प्रकार क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। इस पर अपना प्रकाश डालिए या इसके संबंध में अपने विचार, अपने कथन को व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं मानव विकास के स्तंभ या जो विचार, जो एक-एक करके हम देख लेते हैं। पहला है हमारा क्षमता। क्षमता का अर्थ है बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति को जो उपलब्ध अवसर है इसके लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना, बिना किसी भेदभाव के, यानी कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, लिंग के आधार पे, आय के आधार पे, इनकम के आधार पर, इसमें से किसी के भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और जो भी उपलब्ध या जो भी संसाधन उपलब्ध है उन संसाधनों तक या उन अवसरों तक सबके लिए समान पहुंच की व्यवस्था करनी चाहिए। और ये काम कौन करती है? सरकार करती है। दूसरा है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीय का अर्थ है कि एक ऐसा विकास, ठीक है, जो ऐसा विकास हो जिसमें हम मौजूद संसाधनों का ऐसे उपयोग करें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रह सके, या हम मौजूद संसाधनों का ऐसा उपयोग करेंगे या इस प्रकार से उपयोग करेंगे जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रह सके। ठीक है, इसका अर्थ है प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। वही बात है, उपलब्ध पर्यावरणीय, वित्तीय, मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग जो नेक्स्ट जनरेशन, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बची रह सके। हम ऐसा ना उपयोग कर लें या इतना ना दोहन कर दें उनका, जैसे पानी है बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है जिससे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, जिस कारण से बेंगलुरु, दिल्ली जैसे शहरों में क्या होती है, पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत देखने को मिल रही है आज के समय में। तो हम बहुत ज़्यादा पानी का दोहन नहीं करेंगे, ठीक है? हमें प्राकृतिक रूप से मिला, इसका मतलब ये थोड़े है कि अनंत है, ठीक है? अनंत नहीं है, उसकी भी एक सीमाएँ हैं और हमें सोच समझकर उसका उपयोग करना चाहिए। छोटे-छोटे चीज़ों में हम ध्यान रखेंगे तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं, पानी को बचा सकते हैं। जैसे जैसे जब आप ब्रश करते हैं तो नल को खुला नहीं रखिएगा। नल से जब आप पैर हाथ मुँह कान धोते हैं तो इससे बेटर है मग्गे में पानी, मग में या जग जिसको बोलते हैं उसको पानी भर के
उसमें पानी भर के धोइए, ठीक है? तो इससे क्या होता है, पानी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है। अगर आप शॉवर से नहाते हैं तो आप बाल्टी में पानी भर के नहाइए, इससे पानी की बचत होगी। ये सब कुछ कारण है, ये सब से कुछ छोटी-छोटी एक्टिविटी है जिसके कारण आप पानी बचा सकते हैं, ठीक है? एक पानी का एग्ज़ाम्पल हो गया, वैसा ही पेट्रोल, डीज़ल है, वैसा कोयला हो जाएगा, डीज़ल हो जाएगा, बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक गैस है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तीसरा है इसका उत्पादकता। इसका अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्यों के संदर्भ में उत्पादकता। ये कैसे संभव है? जब हम मानव को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएँ उपलब्ध करवाएँगे, तब क्या होगा, उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होगी। अगर बीमार पड़ेगा तो क्या जल्दी हॉस्पिटल जाएगा, और अगर स्वास्थ्य की सुविधाएँ अच्छी मिलेगी तो ठीक होकर के जल्दी वापस अपने कार्य पे लौट सकेगा। अच्छी शिक्षा होगी तो नए-नए खोज करेगा, आविष्कार करेगा, ठीक है? तो उसकी कार्य क्षमता में धीरे-धीरे क्या हो सकती है, बढ़ोतरी होगी। और अंततः यही कहा गया है कि किसी देश की वास्तविक पूंजी जो है उसके मानवीय संसाधन होते हैं, यानी कि मानव होते हैं। आप सारा का सारा काम मशीनों से नहीं करवा सकते, आपको उसके लिए मानव की ज़रूरत होगी, और उसको संरक्षित रखना, उसका ख़्याल रखना, ये सरकार का कर्तव्य होता है। और चौथा है सशक्तिकरण। इसका अर्थ है अपने विकल्प को चुनने की शक्ति। आपने महिला सशक्तिकरण का बहुत बार नाम सुना होगा, ठीक है? महिला सशक्तिकरण का आपने बहुत बार नाम सुना होगा, यानी कि महिलाओं को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। वो कैसे होगा? उनको शिक्षित करके, ठीक है? उनको कोई कौशल, जिसको आप स्किल कहते हैं, वो सिखा करके शिक्षित होंगी अपने समाज में, तो वो क्या करेगी? वो नौकरी कर सकती है, दूसरे और बच्चों को शिक्षित कर सकती है, अपना व्यवसाय, स्वरोजगार कर सकती है। अगर उनको कौशल कोई सिखाया जाएगा, मान लीजिए सिलाई-कढ़ाई का काम है, ब्यूटीशियन का काम है, बहुत सारे अनगिनत काम है, अगर उनको सिखाया जाएगा, तो क्या कर सकती है? अपने परिवार के भरण-पोषण में सहयोग कर सकती है और अपने पैरों पे खड़े हो सकती है। एक सम्मानपूर्वक जीवन वो जी सकती है। इसके लिए आवश्यकता है स्वतंत्रता और कार्य क्षमता की। ज़ाहिर-सी बात है, अगर महिलाओं की कार्य क्षमता को पहले बढ़ाया जाएगा, उनमें पहले विश्वास तो दिलाइए कि बहुत सारी महिलाओं में बहुत सारे कौशल होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन उनके खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता, तो थोड़ी-सी उनमें और कौशल को निखारने की, गुणों को निखारने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप उनको स्वतंत्रता दीजिएगा कोई काम करने के लिए, तभी वो कर पाएँगी, ठीक है? सशक्त जो है लोकोन्मुखी नीति, ये और उत्तम शासन व्यवस्था की ज़रूरत होती है। यानी कि शासन व्यवस्था काफ़ी ज़्यादा सशक्त होनी चाहिए, और नीतियाँ ऐसी बननी चाहिए जो लोगों के हितों में होनी चाहिए, या लोगों को ध्यान में रख कर नीतियाँ बनाई जानी चाहिए। उपरोक्त कथन के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि मानव विकास का जो विचार है, या क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण की संकल्पनाओं पर आधारित है। उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न जो है आपको अच्छे से समझ में जो है आ गया होगा। ठीक है? अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट ड्रॉप जो है यह ज़रूर करिएगा कि आपको कहाँ पर क्या समझ में नहीं आया, फिर हम चेक करेंगे इसको, ठीक है? चलिए, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास के 4 प्रमुख उपागमों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 4 प्रमुख उपागमों के नाम जो है निम्नलिखित है। कौन-कौन से? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। और इससे भी रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आपको चैप्टर का वीडियो देखना पड़ेगा, जिसके लिए मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि उसका लिंक जो है चैप्टर 3 का, या पूरी ज्योग्राफी का जितनी पढ़ाई हुई है, जितनी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है, जितनी पॉलिटिकल साइंस पढ़ाई हुई है, सबका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जाकर के चेक कीजिए, आपको सारी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है? 2 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला 5 नंबर का था। अगला प्रश्न है, सतत पोषणीय विकास क्या, आखिरकार पूछ ही लिया है, ठीक है? उसमें से और भी जो पीछे 7 क्वेश्चन अभी तक आपने देखा, ये 8वाँ चल रहा है। इससे पहले जो 7 क्वेश्चन आपने देखा, उसमें से मानव विकास का फॉर्म हो गया है, ठीक है? मानव विकास का, माफ कीजिएगा, फॉर्म नहीं, मानव विकास की परिभाषा, या और भी दूसरी जो है ये परिभाषाएँ पूछी गई है। इसीलिए आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ़ यही क्वेश्चन पूछा गया, और भी परिभाषाएँ पूछी गई हैं। लिखा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूछा नहीं गया है, ठीक है? सतत पोषणीय विकास क्या कहता है? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले और उपलब्ध पर्यावरणीय, वित्तीय तथा मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हो। ठीक है? उपलब्ध संसाधनों का दोहन ना हो, जिससे भावी पीढ़ियाँ भी उसका उपयोग कर सकें। जैसे मैंने आपका जल का एग्ज़ाम्पल दिया, हम लोग हवा भी दूषित कर रहे हैं, हम लोग पेड़ काट रहे हैं, और तो क्या हो रहा है? पेड़ काट रहे हैं तो हम लोग क्या, ग्लोबल वार्मिंग ये बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, ठीक है? यही सारी चीज़ें हो रही है। ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि कभी-कभी एसी भी काम नहीं कर रही, एसी भी ब्लास्ट कर जा रहा है, ठीक है? हम लोग थोड़ा-सा दूर जाते हैं तो वाहन का प्रयोग करते हैं। वाहन क्या होता है? वाहन से धुआँ निकलता है, ज़हरीली गैसें निकलती है। इसके अलावा वाहन में जो ईंधन का जलन होता है,
ठीक है? उस ईंधन की भी तो खपत होती है, तो वह भी तो प्राकृतिक रूप में मौजूद है। इन सब चीज़ों में थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? हम हम सभी मिल कर के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को बचा सकते हैं या जो जितना यूज़ कर रहे हैं, उसको धीरे-धीरे कम कर सकते हैं। आई होप सतत पोषणीय विकास आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है हमारा, मानव विकास सूचकांक के स्कोर के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो आंसर होगा हमारा, मानव विकास सूचकांक के स्कोर के आधार पर देशों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला आता है अति उच्च, जिसमें 0.800 से ज्यादा या उसके बराबर होगा तो वह देश अति उच्च मानव विकास की श्रेणी में आएगा। दूसरा है 0.700 से 0.799 के बीच होगा तो वह उच्च स्कोर, वह देश उच्च स्कोर वाले मानव विकास की श्रेणी में आएगा। तीसरा, मध्यम स्कोर वाले मानव विकास देश की श्रेणी में वे देश आएंगे जिसका मानव विकास स्कोर जो होगा 0.550 से 0.699 के बीच होगा, और निम्न स्कोर वाले 0.0550 से जो भी कम होगा वह किस में आ जाएंगे? निम्न स्कोर वाले मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में वो देश आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिएगा। मैं देखना चाहूँगा, और क्वेश्चन आपको सेशन जैसा भी लगा उसके बारे में भी ज़रूर लिखिएगा। तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है? शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा है क्वेश्चन प्रश्न उत्तर का सेशन अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।